चलिए स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट। जी हाँ, बी फार्मा फाइनल सेमेस्टर यानी 8वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स जो है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन 25 से 30% क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे और बाकी के 60 से 70% जो है वो न्यूमेरिकल आएंगे। और वो न्यूमेरिकल ऐसे नहीं होंगे कि आपको बहुत सारा लेके सॉल्व करना है या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। एक टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। कुछ डेटा आपको दिया जाएगा और उस डेटा पे आपको उसके आंसर को बनाना होगा। कहने को तो आप बायोलॉजी से है, आपके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यकीन मानिए मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको अब तक के फार्मेसी का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोस्टैटिक्स लगेगा। क्योंकि बायोस्टैटिक्स सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ाई करते थे बी फार्मा, तो हम लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में था। फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट मैथ थी जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थी, और सेकंड सेमेस्टर में बायोस्टैटिक्स था। आप लोगों में तो केवल सब कुछ हटा के केवल बायोस्टैटिक्स है, वो भी फाइनल सेमेस्टर में है। तो क्या करना है, तो हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स। इसमें से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन से शुरुआत होती है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। यानी जब हम किसी जगह पे किसी संख्या की गणना करते हैं, जैसे आप कहीं चले जाए किसी क्लासरूम में, आप गिन के आइए कि यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 6 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं। तो जो 16, 6 और 10 आपने काउंट किया, दिस इज द सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जब हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में यानी मेडिसिन की बात करें, दवाओं की बात करें, किसी बॉडी की बात करें, वैक्सीन की बात करें, वहां पे कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज बायोस्टैटिक्स। तो हम यहाँ पर थ्योरी पोर्शन आपको नहीं पढ़ाने जा रहे। स्टैटिक्स देखो, थ्योरी पोर्शन में स्टार्ट कहाँ से होना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन, उसके साथ साथ इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और ये इस बायोस्टैटिक्स क्या होता है, ये सब थ्योरी पोर्शन आप बुक से खुद से पढ़ लीजिए। यार फाइनल ईयर में हो, आखिरी सेमेस्टर हो, थ्योरी पढ़ना तो आपको आ गया है। हम मुद्दे की बात करते हैं, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, आपको समझाना शुरू करेंगे कहाँ से टॉपिक शुरू होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो पहला टॉपिक, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करेंगे। इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इसको डेफिनेशन इसकी एक लाइन की है इंग्लिश में, द नंबर्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। द नंबर्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू वेल ऑर्गेनाइज द डेटा। यानी किसी भी डेटा को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी को समझिए, किसी भी जगह पर कितने प्रकार के डेटा हैं उसको इकट्ठा करना फ्रीक्वेंसी। जैसे मेरे पास 3 मार्कर हैं। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं। उस 3 मार्कर में 2 ब्लू कलर के हैं, 1 रेड कलर का है। मतलब ये कैप की बात कर रहा हूँ, चलते तो सारे ब्लू ही हैं, तो ये ब्लैक ब्लू है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 मार्कर हैं, उस 3 मार्कर में सीरियल नंबर हम यहाँ पे डाल दें। सीरियल नंबर देखिए, समझिए, सीरियल नंबर, नंबर ऑफ मार्कर और यहाँ पे कलर। अगर मैं इस तरह से इसको टेबल बना दूं, केवल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तो सीरियल नंबर आएगा 1 2, नंबर ऑफ मार्कर कितने हैं 2, और कलर क्या है ब्लू। देखिए ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये 2 है, और नंबर ऑफ मार्कर 1 है, क्या है कलर क्या है रेड। तो जब हमने इस छोटे से तरीके, बस एक छोटा सा कहानी है कि 2 ब्लू है 1 रेड है, इसको हमने टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं टेबल के फॉर्म में, उसे फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब देखिए क्या है, और ये जो ब्लू वाले कितने हैं 2, रेड वाले कितने हैं 1। ये जो नंबर ऑफ हम मार्कर्स बता रहे हैं ना, ये जो किसी भी चीज को कितनी बार रिपीट हो रहा है, ब्लू 2 बार रिपीट हो रहा है, रेड 1 बार रिपीट हो रहा है, यानी यही हमारा क्या है, ये n है, यानी इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस कॉलम में ये सीरियल नंबर है, ये आइटम है, और ये जो नंबर्स बता रहे हैं इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को आप समझ गए होंगे, फिर से रिपीट करता हूं, द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर समझाया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर और समझाता हूं। जैसे आप लोग मेरी तरह क्रिकेट के फैंस, बहुत बड़े फैन होंगे। फिलहाल मेरा दिल टूटा है जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है, तो मैच देखने का मन नहीं होता। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मैं आपको छोटा सा, मैंने कहा कि हमारे पास हमारे रिकू भाई हैं विराट कोहली, चीकू। विराट कोहली ने कुल 10 गेंदें खेली,
किसी T20 मैच में वो क्या किया, 10 गेंदें खेला और 11वीं गेंद पे आउट हो गया। तो उसने कुल 11 गेंदें खेली। उसने पहली गेंद पे मारा चौका, देखो मैं इस तरह बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, पहली गेंद पे मारा चौका, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद पे सिंगल, छठी गेंद पे 2 रन, सातवीं गेंद पे 6, आठवीं गेंद पे 4, नौवीं गेंद पे 6 और 10वीं गेंद पे 0 और 11वीं गेंद पे हो गया आउट। यानी विराट कोहली ने कुल 11 गेंदें खेली। 11 गेंद में इसका डेटा ये है। मैं आपसे अगर क्वेश्चन कहूं कि वेयर आर द टोटल 11 बॉल प्लेड बाय विराट कोहली एंड दिस इज द डेटा ऑफ रन्स, कन्वर्ट इनटू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। अब इस डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो एक सिंपल से मैंने आपको डेटा दे दिया, अब इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही सिंपल कहानी है। सबसे पहले डालेंगे क्या, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद क्या, नंबर ऑफ शॉट्स, कौन से उसने शॉट्स मारे हैं, यही फ्रीक्वेंसी है। जो हम जिसमें हम नंबर को पता करते हैं वही फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, शॉट्स, कौन से शॉट्स उसने मारे। तो नंबर 1 सीक्वेंस पे हम रखते हैं क्या, चौका कितना मारा है, नंबर 2 पे रखते हैं छक्का कितना मारा है, नंबर 3 पे रखते हैं कि सिंगल कितना लिया है, नंबर 4 पे रखते हैं कि डबल कितना लिया है, और नंबर 5 पे रखते हैं कि डॉट बॉल कितनी खेली है, यानी 0 रन। कुल 11 गेंदों को मैं टेबल बना रहा हूं। अब देखिए, अब आपसे पूछो कितने चौके मारे हैं, तो 1 2 3 4 चौके मारे हैं। तो यानी चौकों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, यानी चौका उसने 4 बार मारा है। तो ये 4 बार जो उसने चौका मारा है, 4 मारा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसने कितने बार 6 मारे हैं, 1 और 2 बार। तो जो छक्के की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। सिंगल कितनी बार लिया है, सिंगल सिर्फ 1 बार लिया है, तो सिंगल की फ्रीक्वेंसी 1। डबल कितनी बार लिया है, डबल भी सिर्फ 1 बार लिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1। और कितनी बार डॉट बॉल खेली है, 1 और 2 बार, तो ये है 2। यानी जो मैंने ये टेबल बना दिया एक छोटे से डेटा के साथ, उस डेटा का जो टेबल है इसे को फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी टेबल में ये जो हमने ग्राफ पूरा टेबल बनाया, ये जो नंबर ऑफ शॉट्स की संख्या है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको बना के लिखना, ऑर्गेनाइज करके लिखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं कुछ और छोटे एग्जांपल लेके आपको डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, उस न्यूमेरिकल को आपको बनाना है। जैसे कि मैं आपसे न्यूमेरिकल दे रहा हूँ कि ठीक है, आप इस तरह से न्यूमेरिकल लिख सकते हैं कि आप किसी आप मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप किसी मेडिकल स्टोर में गए, ठीक है, आप किसी मेडिकल स्टोर में गए, आपने देखा कि वहाँ ढेर सारी मेडिकल स्टोर में दवाएं रखी हुई हैं, तो उसमें कई दवाओं के बॉक्सेस रखे हुए हैं। आपने लाइन से देखा, अच्छा ये पैरासीटामोल है, अच्छा ये डाइक्लोफेनेक है, अच्छा ये एस्पिरिन है, अच्छा ये मेटोप्रोलॉल है, अच्छा ये एम्लोडिपिन है। तो कई बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो आपने वहां पे देखा सीरियल नंबर, मान लीजिए ये मेडिसिन का नाम है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखिए जहां पे भी नंबर लग जाए, नंबर वही है फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलते हैं सांख्यिकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा नंबर 1 2 3 4, तो मैंने कहा भैया जो एम्लोडिपिन दवाई है, एक है दवाई एम्लोडिपिन, एक दवाई है पैरासीटामोल, तीसरी दवाई है रेंटेक यानी एसीलॉक, और चौथी दवाई है मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल किस कैटेगरी ड्रग होती है, याद है? मेटोप्रोलॉल किस कैटेगरी ड्रग होती है, कमेंट्स बताओ, कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम्लोडिपिन था 3 पेटी, पीसीएम था 2 पेटी, रेंटेक था 10 पेटी और मेटोप्रोलॉल था 4 पेटी। तो ये जो नंबर कितनी फ्रीक्वेंसी है उस मेडिकल स्टोर में, ये दवाइयां कितनी ज्यादा संख्या में रखी हैं, उसी को हम जब टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी टेबल, और इस तरह बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उनकी संख्या को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरे ख्याल से ये 3 एग्जांपल से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखो 2 प्रकार के होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो हो गया नॉर्मल, जहां पे आपने संख्या देखा, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। इसको हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। एक तो आपने सिंपल सा फ्रीक्वेंसी देखा, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपने पहले देखा था
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने यहाँ पे देखा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे कुछ इंटरवल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे जहां पे कुछ इंटरवल्स आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं और आपने टेबल बनाया कि 100 में से 40 बच्चे लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, 40 60, तो ये 40 लड़के 60 लड़कियां, तो 40 और 60 ये फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इसी टेबल को हमको कन्वर्ट करना हो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम कैसे कन्वर्ट करें? तो हमने क्या देखा कि इसको हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने माना कि हमने बनाया टेबल, भाई 100 बच्चे हैं, ठीक है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, जिसमें से बच्चों 100 बच्चों में से क्या है, अब हम यहाँ पे एज के हिसाब से डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, एज के हिसाब से डिवाइड कर ले रहे हैं। हमने माना कि इस बच्चों में एज के हिसाब से, देखिए एज के हिसाब से डिवाइड कर लिया, या हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, पूरा टेबल बनाते हैं, यह है सीरियल नंबर, यहाँ पे है एज और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी n, n मतलब फ्रीक्वेंसी, या इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, तो आपको बनाने में थोड़ा सा इजी होगा। तो हमने देखा कि जो देखिए 1 2 3 4 5 ये सीरियल नंबर हो गया, इस तरह से टेबल बनाना आपको एग्जाम में समझाने के लिए। हमने कहा कि देखिए 1 से लेकर के उस स्कूल में, उस क्लास में 1 से लेकर के 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 5, उस पूरे क्लासरूम में 1 से लेकर 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 5 है। उसके बाद 10 से लेकर 20 साल के जो बच्चे हैं, या 10 से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनकी संख्या 20 है। 15 साल से लेकर 20 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 25 है। और इस पर हम बात करते हैं 20 से लेकर के 25 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 40 है, और 25 से लेकर के 30 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 10। अब इसको आप काउंट करेंगे कितना आएगा, इसका 100 आएगा, 20 5 25 25 25 50 50 40 90 और ये 100, ये हो गया टोटल 100, यानी ये 100 बच्चे हो गए जी। अब इस तरह से आपने टेबल बनाया, तो जिस टेबल में हम इस इंटरवल के हिसाब से 1 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, जब हम इंटरवल के फॉर्म में कोई टेबल बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? जब हम किसके हिसाब से बनाते हैं, किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरवल्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं इस टेबल के हिसाब से कि इस क्लास में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1 से 10 साल के बीच में है, ये फ्रीक्वेंसी है, बच्चों की फ्रीक्वेंसी। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में है, 25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या 15 से 20 साल के बीच में है, 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या 20 से 25 साल के बीच में है, और 10 बच्चे ऐसे जिससे 25 संख्या 30। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको कुछ डेटा दे देगा कि फलाने फलाने मेडिसिन में इतनी मेडिसिन का असर हेडेक के लिए है, इतनी मेडिसिन जो है पेन किलर के लिए है, इतनी मेडिसिन ये है, तो इसका टेबल बनाओ। बस जैसे लिखा है वैसे टेबल में कन्वर्ट कर दो, कहानी खत्म, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो दोस्तों कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होता है वो फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये जो आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको समझते हैं कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये इसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए मैंने कहा कि ये दोनों किसके प्रकार हैं, कॉन्टिन्यूअस के प्रकार है। तो कॉन्टिन्यूअस में 2 हो गया, जैसे 1 से 10 इसमें कोई अपर लिमिट नहीं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं। अपर लिमिट मतलब कैसे, जैसे अगर मैंने कहा कोई बच्चा ऐसा है जो 10 साल का है, तो उसको आप कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, खुद बताइए, क्योंकि 1 से 10 तक वाला तो यहाँ है और 10 से 15 वाला यहाँ है, तो 10 तो यहाँ भी है और 10 तो यहाँ भी है। अब बड़ी कंफ्यूजन है भाई कि जो बच्चा 10 साल, हमको यहाँ पे 1 से 9 साल को रखना है या 10 से 15 यहाँ रखना है, बड़ी कंफ्यूजन है। यानी इस टेबल में जहाँ पे लिमिट, अपर लिमिट एग्जैक्टली नहीं लिखी है, अपर लिमिट एग्जैक्ट नहीं लिखी है, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी।
अब इसी टेबल को जो आपने बनाया है ये फिर से बना दीजिए, इसका नाम है एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? यहाँ पे जैसे मान लो बच्चा है 20 साल का, अब 20 साल वाले बच्चे को आप इस वाले में रखेंगे या इस वाले में रखेंगे, क्योंकि 20 यहाँ भी है लोअर लिमिट के फॉर्म में, अपर लिमिट के फॉर्म में 15 से 20, और 20 यहाँ भी है लोअर लिमिट के फॉर्म में 20 से 25। अब भाई यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे, तो ये कहाँ रखेंगे? जहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं होता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। और जहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पूरी तरह से स्पेसिफाई होते हैं उन्हें कहते हैं इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको दिखता हूं कैसे, ठीक है? जैसे अब मैं इसको फिर से बना सकता हूं कि भैया 1 से लेकर 10 साल के बच्चे 5 हैं और 11 से लेकर 20 साल के बच्चे 20 हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सॉरी 1 से 10 और 11 से 15। अब हम अगर कोई बच्चा है जो 11 साल का है तो कोई कंफ्यूजन नहीं उसे कहाँ रखना है, या 10 साल का है तो कोई कंफ्यूजन नहीं उसे कहाँ रखना है, 10 साल वाले को इसमें रखा जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, 11 से शुरू हो रहा है। तो जहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट एकदम स्पेसिफाई होता है, क्लियर होता है, उसे इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब ये वाला कहां शुरू होगा, ये 16 से 20, ये 21 से 25 और ये 26 से 30। देखिए जब अपर लिमिट या लोअर लिमिट पूरी तरह से स्पेसिफिक है, वहां पे क्या हो रहा था, दोनों कॉमन हो रहे थे, 1 से 10, 10 से 15, तो 10 10 कॉमन हो रहा था। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट एकदम स्पेसिफाई है, जैसे मैं कहूं 15 साल का बच्चा है तो अब 15 साल का बच्चा केवल यही रहेगा, पहले 15 से 20 था तो डाउट था, अब 15 है, यहाँ पे 16 शुरू है, इसलिए मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। आपको कोई भी टेबल देख के आप पहचान सकते हैं कौन एक्सक्लूसिव है और कौन इंक्लूसिव। जिसमें अपर लोअर लिमिट दी है वो इंक्लूसिव है, जिसमें नहीं दी है वो एक्सक्लूसिव। तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आप सीख गए हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बस आपको कुछ डेटा देगा और आपसे पूछेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम बनाइए, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव अगर आपसे अलग से पूछेगा तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, उस क्वेश्चन में आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कहीं भी उसको मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए वो जरूर अपलोड करें इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने प्रकार से होता है। एक हम कैटेगरी से देखिए, एक तो हमने देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस और नॉर्मल। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो क्लास में। एक होता है ग्रुप्ड। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। अब इसको समझिए कि इसमें क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन जो हमने आइटम्स रखे हैं, जो हमने सब्जेक्ट रखे हैं, वो सब्जेक्ट अगर संख्या में है, नंबर्स में है, स्टैट्स में है तो वो ग्रुप्ड होगा, और अगर वो संख्या में नहीं है तो वो अनग्रुप्ड होगा। समझ में आ गया, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से 40 जो है वो बॉयज हैं और और जो 60 है वो गर्ल्स। तो देखो ये 40 और 60 तो फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर हो गया, और जो बॉय और गर्ल है ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इसको समझिए। अब मैं इसी टेबल को इस तरह से बनाऊं कि जो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स में अगर मैं कहूं कि जो उसमें से 20 स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए 20 से 30 किलो के बीच में है, और जो 40 स्टूडेंट हैं वो 30 से 40 किलो के बीच में है, और जो फिर 15 स्टूडेंट हैं वो 40 से 50 किलो के बीच में है। कितने हो गए, 40 20 60 70 75, और जो 25 स्टूडेंट हैं वो 50 से 60 किलो के बीच में है।
अब देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट है, यहाँ पर भी स्टूडेंट है, लेकिन जो उनका सब्जेक्ट है वो नंबर्स में है, किसी डेटा को हमने नंबर्स में लिया है। तो जो नंबर्स में हमने डेटा लिया है इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जहां पे हम सब्जेक्ट को नंबर में ना लेकर किसी डिजिट में, किसी लेटर में, किसी शब्द में, किसी भी चीज में लेते हैं उसे अनग्रुप, यानी बॉय और गर्ल लिखा और उस हिसाब से डिवाइड किया तो वो अनग्रुप्ड था। लेकिन उनके बॉडी वेट के हिसाब से या उनके मार्क्स के हिसाब से अगर हम उनको डिवाइड करें तो वो अनग्रुप्ड डेटा हो। समझ में आ गया? अब मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको दोनों ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए ग्रुप्ड में क्या है, नंबर्स, ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपसे एग्जांपल कहूंगी किसी भी इंडस्ट्री में, एक मान लीजिए हमारे पास कोई एक केसीएल फाउंडेशन है, मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है केसीएल फाउंडेशन, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आपको मेंबर बनना हो तो बताइएगा। केसीएल फाउंडेशन, ठीक है, ये मेरा एक मेंबर है। तो इस एनजीओ में हमने देखा कि हमने कुछ लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे सैलरी के हिसाब से, जिसमें से हमने कहा कि इस एनजीओ में टोटल अभी 20 लोग काम कर रहे हैं। उस 20 लोगों में हमने माना कि इसमें से जो 10 जो है वो फीमेल्स हैं और 10 जो है वो मेल्स। तो यहाँ पे जो ये एन है और ये जो सब्जेक्ट है वो किसके हिसाब से है, वो जेंडर के हिसाब से है। एक टेबल ये बन गई। अच्छा, एक टेबल हम और बना सकते हैं कि जो एन है, इस एन में जो यहाँ पे जो सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करें, सैलरी के हिसाब से हम बात करें तो उसमें से 2 लोगों की सैलरी 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में है। उसमें से 6 लोगों की सैलरी 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में है। और 2 6 8, और उसके बाद 12 लोगों की सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच में। देखिए वही 20 लोग यहाँ भी हैं और वही 20 लोग यहाँ भी। एक चीज और बढ़ा दीजिए जो कि जरूरी है, हर टेबल में सीरियल नंबर 1 2 और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3, ये जरूरी है, हर टेबल में बनना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा, देखो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा नंबर में होगा, ये कोई डाउट नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर में होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्टैट नहीं है, वो संख्या नहीं है, वो कोई कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है वो भी संख्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो भी संख्या है। तो जो ये संख्या है 20 से 35,000, 30 से 35,000, या फिर हम एज ग्रुप डाल सकते थे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो भी एक संख्या होता। या बॉडी वेट डाल सकते थे 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, वो भी एक संख्या होती। यानी बॉडी वेट, सैलरी, वेजेस, नंबर, जब हम नंबर्स में कोई टेबल ड्रॉ करते हैं उन्हें कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब सब्जेक्ट को कोई लेटर्स में हो, नंबर्स ना हो, नॉन स्टैट्स हो, नॉन नंबर्स हो, तो उन्हें बोलते हैं अनग्रुप। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि दोस्तों ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूं ताकि अपने घर में आप कुछ प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आज ही के लिए मेरे ख्याल से इतना क्लास काफी है। एक बायोस्टैटिक्स की मैंने शुरुआत कराई है, मैं आपको ऐसे ही चीजें बताऊंगा जो आपको पढ़नी है, समझनी है। बाकी थ्योरी पोर्शन आपको खुद से पढ़ना होगा। और अगर आप बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं मेरे लेक्चर से तो आप मुझे अपने नोट्स भेज सकते हैं 8th सेमेस्टर के, जिसके नोट्स सबसे अच्छे लगेंगे मैं उसको अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, और मैं आपको एक बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर या कुछ कैश पैसे आपको मैं दूंगा अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको क्लास? अगर आपको कंटिन्यू करना है बायोस्टैटिक्स इसी तरह से तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑलवेज।